जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, हमने फिनिश करा था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन का कंसेप्ट देख रहे थे। ठीक, तो उस कंसेप्ट पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं किस तरीके से कि हमारे पास क्वेश्चन आया व्हाट कॉजेज सिवियर बर्न्स मोर। ठीक, अब ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हमारी स्किन को बर्न करती है, जलाती है या हार्म करती है। ठीक, तो उसमें ऑप्शन में था हमारे पास वाटर वेपर और बॉइलिंग वाटर। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से अगर हम समझे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कंसेप्ट तो हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो लेटेंट हीट हमने हिडन हीट डिस्कस करी थी उसका मतलब क्या था। कि जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर कब फॉर्म होंगे, जब मैंने कंटेनर में रखा है वाटर और उसे मैंने हीट दिया है और टेम्परेचर इतना इंक्रीज करेगा जब तक कि मेरे जो लिक्विड स्टेट है उसके पार्टिकल्स इतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए कि पार्टिकल्स हवा में या वेपर की फॉर्म में निकलने लगे। ठीक, अब मेरा वाटर वेपर ये चीज़ है। बॉइलिंग वाटर का मतलब क्या कि जो वाटर बॉयल कर रहा है, या तो हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल कर रहा हो 90 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहाँ पर ये मेरा है बॉइलिंग वाटर। ठीक, अब यहाँ पर मेरे पास कंसेप्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। किस तरीके से, अगर मैं बॉइलिंग वाटर को देखूं तो यहाँ पर अभी वाटर जो है बॉयल कर रहा है, तो अगर और टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा और हीट सप्लाई करूंगा तो मेरा वाटर बॉयल करेगा और धीरे धीरे बाद में वेपर फॉर्म में जाएगा। लेकिन यहाँ इस केस में देखें जहाँ पर वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होगी, जब हम हीट दे रहे हैं इस कंटेनर को तो वो बॉयल करेगा, उसके बाद वेपर फॉर्म में जाएगा। तो बॉयल करने में जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगी उस हीट तक मेरा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक, तो जब मेरे वेपर्स निकलेंगे तो वो साथ में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एक एक्स्ट्रा एनर्जी होगी इनके अंदर। लेकिन बॉइलिंग वाटर के अंदर सिर्फ क्या है, बॉइलिंग का ही वाटर हो रहा है। अगर इसे फर्दर हीट करते तो शायद हमें देखने को मिलता वेपर फॉर्म हो रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जो वाटर वेपर होंगे वो ज़्यादा सेवर बर्न्स करेंगे rather देन बॉइलिंग वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर के साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एक्स्ट्रा हीट साथ में है, तो जिसमें ज़्यादा हीट होगी वो उतना ज़्यादा बर्न करेगा, तो इसीलिए वाटर वेपर ज़्यादा हमारा बर्न करेगा रेदर देन बॉइलिंग वाटर। ठीक, तो ये कंसेप्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के ऊपर से। ठीक, अगर इस कंसेप्ट पे डिस्कस करते हैं। ठीक, आप जो हमारे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवेपोरेशन। ठीक, अब इवापोरेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इवापोरेशन डेफिनेशन काफ़ी हद तक जो मेरा वेपराइजेशन है उससे मिलती है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। ठीक, तो ऐसा ही कुछ तो हो रहा था मेरी वेपराइजेशन के अंदर कि कोई लिक्विड है और वो वेपर की फॉर्म्स में निकल रहा है या वेपर की फॉर्म में एस्केप हो रहा है। यहाँ पर भी देखो लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में जा रही है, पर कंडीशन क्या है, एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो हमारा उतने बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे जाएगा ही नहीं। अगर मैं वाटर को एवापोरेट कर दूं उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे तो वो मेरी प्रोसेस एवापोरेशन होगी। अगर मैंने वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया बिना इतना बॉयल करे कि बॉइलिंग पॉइंट में मुझे उबालने की ज़रूरत है ही नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस देना ही नहीं है, वो लिक्विड स्टेट से सीधा गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको अगर ऑब्जर्व करना है तो कैसे ऑब्जर्व करोगे, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है कि अगर हमारे कपड़े सुखाने होते हैं, क्लोथ्स ड्राई करने हैं, ठीक, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है या समर सीजन में भी मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है, 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस।
पर हम क्या देखते हैं कि चाहे विंडी डे हो या रेनी डे हो, अगर नॉर्मल डे है और हमने कपड़े बाहर रख रखे हैं तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही सूख जाते हैं। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एक टाइम बाद जो मेरा लिक्विड स्टेट है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं वहां पर कोई हीट एनर्जी तो नहीं दे रहा। मैंने अगर कपड़े डाले हैं किसी रस्सी पे टांगने के लिए तो वो गीले हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद चाहे सन की रोशनी आए ना आए, टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, तब भी मेरा वाटर क्या है, एवापोरेट होके गैस स्टेट में जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो एवापोरेशन है कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। एवापोरेशन कब होगा, ठीक, और एवापोरेशन हो क्यों रहा है वो चीज़ देखते हैं। इसको समझने के लिए ऐसे करते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो ऊपर की जो लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है, ठीक। अब कोई भी कंटेनर होगा तो हमारे को पता है कि अगर वाटर है तो उसमें एक ऊपर की लेयर होगी, नीचे एक लेयर होगी, ठीक। तो ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं सरफेस लेयर और नीचे वाले को कहते हैं बल्क, ठीक है। अब देखो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्टेड होते हैं। किस तरीके से कि पार्टिकल्स आपस में थोड़ी दूरी पर हैं और अट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक, इस तरीके से अट्रैक्शन है। बल्क में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, है ना, कि इनके ऊपर भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, इनके नीचे भी कुछ पार्टिकल्स होंगे और ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं सरफेस वाली लेयर की बात करूं या पार्टिकल जो सरफेस पर होंगे तो वो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड होंगे, है ना। तो इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो नीचे के ही हैं, यही सारे अट्रैक्शन फोर्सेस है। ऊपर से इन्हें कोई एस्केप करने के लिए नहीं रोक रहा, ठीक। तो एक्चुअल में जो सरफेस लेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर कोई बराबर जो फोर्सेस इन पे हर डायरेक्शन से लग रहा होता है, अट्रैक्शन फोर्स, ये एस्केप नहीं कर पाते। ऐसा बैलेंसिंग, अगर मैं इसको और अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ पर देखो कि अट्रैक्शन फोर्स कुछ ऐसे होंगे जब पार्टिकल हमारा बल्क में होगा, ठीक, चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे। लेकिन अगर कोई पार्टिकल सरफेस पर है तो सरफेस वाले के लिए मैं ऐसे शो कर रहा हूँ कि अब देखो ये एक तो नीचे का होगा, एक हो सकता है इसके साइड का हो, एक इसके बगल वाले हो, ठीक। तो इसमें क्या है, जो बराबर इक्विलिब्रियम होना चाहिए या इक्वेट होना चाहिए, देखो फोर्सेस यहाँ पे रुका हुआ है, ये एस्केप नहीं कर सकता। लेकिन जो सरफेस पर प्रेजेंट है उसमें बराबर चारों तरफ से फोर्सेस नहीं है, तो ये एस्केप करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस यहाँ पर कम है और यहाँ पर सारी डायरेक्शन से है, यहाँ पर सारी डायरेक्शन से नहीं है। इसी की वजह से जो इवापोरेशन का कंसेप्ट था वो आया। अब बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से बिना बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाए मेरा जो लिक्विड स्टेट है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर जो है एस्केप आउट हो रहा है क्लोथ से, है ना। तो इवापोरेशन का ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम आगे देखेंगे कि इवापोरेशन किस पे डिपेंड कर। मैंने आपसे बोला कि जो पार्टिकल मेरे सरफेस पे प्रेजेंट होंगे उनके पास जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो कंपेरेटिवली कम होंगे एज इन बल्क के, ठीक है। ये बल्क है, ये सरफेस वाला है, ठीक। अब जब अट्रैक्शन फोर्सेस कम है, उसे कम चीज बांध के रख रहे हैं, कम पार्टिकल ने उन्हें बांध के रखा है, तो वो एक्चुअल में इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हें एक पर्सन, तुम अकेले हो और 4 पर्सन ने तुम्हें पकड़ के रख रखा है, तो अगर तुम फोर्स लगाते हो तो क्या तुम्हारा भागना पॉसिबल है? तो तुम्हें पता है नहीं पॉसिबल होगा। लेकिन अगर तुम अकेले हो और दूसरे पर्सन ने तुम्हें बांध के रख रखा है तो तुम्हें पता है कि हाँ तुम कुछ फोर्स लगा के एस्केप कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये पार्टिकल मेरा सरफेस पे प्रेजेंट है और इसके आसपास 3-4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनका अट्रैक्शन फोर्स है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, अब मैं यहाँ टर्म ला रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या थी, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसके मोशन की वजह से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली बल्क वाले से ज़्यादा होगी। तो ये आसानी से एस्केप कर सकता है अगर इसे थोड़ी सी भी हीट एनर्जी मिली, और वो हीट एनर्जी हमारा ये टेम्परेचर या ये टेम्परेचर आसानी से दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो फैक्टर्स, चलो हो गया। हाँ, तो हमने डिस्कस करा एवापोरेशन।
समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं, तो एक्चुअल में कंसेप्ट पता चलेगा कि हाँ मेरा बिना बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर ले जाए हम एक लिक्विड स्टेट को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जो पहला फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। ठीक है, अब सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि जो मैंने कंटेनर लिया है या जो भी जहाँ से मुझे एवापोरेशन कराना है, अब मैंने आपसे डिस्कस करा कि भाई कंटेनर है आपके पास और उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक, और जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं जो मैंने ऐसे बनाए सरफेस के पार्टिकल और ये बल्क के पार्टिकल। ठीक, बल्क मतलब पूरा इसमें प्रेजेंट है, नीचे के पार्टिकल्स तो यहाँ होंगे और सरफेस के जो एनवायरनमेंट के टच में होंगे, ऐसे समझ लो। सरफेस मतलब जो सामने हमें दिख रहे हैं पार्टिकल्स, और जो नीचे हैं वो तो हमें दिखेंगे ना अगर ये कंटेनर ट्रांसपेरेंट ना हो। ठीक, तो कुछ इस तरीके से बल्क के होंगे और ये जो है सरफेस को टच कर रहे होंगे, बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है। ठीक, तो मैंने क्या बोला, जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होंगे इनके बीच फोर्सेस क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। ठीक, तो मैंने पहला फैक्टर लिखा कि फैक्टर्स जिन पे एवापोरेशन डिपेंड करता है वो सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स हमारे सरफेस पे होंगे उतना जल्दी एवापोरेशन होगा। सीधा सब मतलब समझ में आया कि अगर मैं इस कंटेनर को और बड़ा कर दूं कुछ इस तरीके से, तो जितने ये पार्टिकल्स हैं वो और बढ़ जाएंगे, है ना, जो सरफेस को टच कर रहे होंगे बाहर के एनवायरनमेंट से। ठीक है, अब जितने ज़्यादा पार्टिकल टच करेंगे बाहर के एनवायरनमेंट से या बाहर का जो एयर है, ठीक, तो उतना ही ज़्यादा एवापोरेशन होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा एवापोरेशन होगा। क्योंकि मेरा को पता है कि एवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेनन, एवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन। ठीक, तो जितना ज़्यादा मेरा एरिया होगा उतना ज़्यादा एवापोरेशन होगा। अब इसका यूज़ क्या है डेली लाइफ में, अब देखो, जब आप कपड़े डालते हो किसी रस्सी पे, ठीक, मान लो हमने एक शर्ट डाली है, ये शर्ट कुछ इस तरीके से डाल रखी है हमने, तो हम शर्ट को क्या है फैला देते हैं। अब फैला देने का मतलब क्या है कि हमें पता है कि शर्ट फैला दी तो वो जल्दी सूख जाएगी। ठीक, अब इसमें अगर थोड़ा साइंस लगाएं कि अगर फैला के डालेंगे कपड़े तो वो जल्दी क्यों सूखेंगे, क्योंकि एवापोरेशन का मतलब क्या, सरफेस फेनोमेनन। और हम कर क्या रहे कपड़े सुखाने में कि जो पानी हमारे फैब्रिक के अंदर है क्लॉथ के, उसे हम एवापोरेट कर दें। तो जितना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे उतने ही पार्टिकल्स कांटेक्ट में होंगे बाहर की हीट के, तो उतना ही हर जगह से एक एक एवापोरेशन होगा, एक एक पार्टिकल जो सरफेस का टच कर रहा होगा बाहर के एनवायरनमेंट से वो निकलेगा, है ना। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स टच करेंगे एनवायरनमेंट को वहाँ से एवापोरेशन होगा और जो मेरा फैब्रिक है वो जल्दी सूख जाएगा। ठीक, और क्या यूज़ कर सकते हो कि हमें पता है कि अगर मेरे पास कप में टी है और एक सॉसर में है, ठीक, ये कप है ये सॉसर है। अब हमने क्या ऑब्जर्व करा है डेली लाइफ में कि अगर टी मेरी कप में है तो वो धीरे से ठंडी होती है और सॉसर में है तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है या कोल्ड हो जाती है ना। कि हम आसानी से इसमें चाय पी सकते हैं सॉसर में या किसी कटोरी में, लेकिन कप में नहीं पी सकते। इसका मतलब क्या है कि सॉसर में पार्टिकल क्या है ज़्यादा कांटेक्ट में होंगे बाहर के एनवायरनमेंट से, है ना। अब जब बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में होंगे तो उतने ही पार्टिकल्स क्या है एवापोरेट कर सकते हैं, जो हीट एनर्जी है उतनी ज़्यादा तेज़ी से निकलेगी। अब जितनी ज़्यादा तेज़ी से हीट निकल लिया, क्योंकि सरफेस जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा पार्टिकल्स बाहर एनवायरनमेंट में होंगे और आसानी से निकल जाएंगे, तो इसीलिए सॉसर से ठंडी जल्दी होती है। अब हम कंपेयर करें कप के इसके सरफेस से, तो कप का सरफेस कम है और हमारे सॉसर का सरफेस ज़्यादा है, इसीलिए सॉसर में चाय ठंडी जल्दी हो जाती होगी। ठीक, और कैसे समझ सकते हो, ऐसे समझो कि हम वाइपर यूज़ करते हैं, अगर कहीं पानी गिर गया तो हमने वाइपर यूज़ करा कि हम पानी को फैला देते हैं। क्यों पानी को क्यों फैला रहे हो, इसका मतलब क्या है कि हम अगर वाटर का सरफेस एरिया बढ़ा दें, पार्टिकल्स ज़्यादा जो है कांटेक्ट में होंगे बाहर के एनवायरनमेंट से
और वो उतनी जल्दी एवापोरेट होंगे और जो हमारा जो सराउंडिंग्स है वो जल्दी सूख जाएगी। इसीलिए हम पानी एक जगह इकट्ठा ना करके उसे वाइप करके पूरा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, वाइपर करके अब वो पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएंगे, एरिया बढ़ जाएगा तो उतना ज़्यादा एवापोरेशन होगा। तो सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है कि मोर द सरफेस एरिया मोर इज द एवापोरेशन। ठीक, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एवापोरेशन होगा। ठीक, या lesser the surface area more is the less is the evaporation। ठीक, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितना ज़्यादा हमारा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एवापोरेशन और जितना कम उतना ही कम एवापोरेशन। ठीक, तो ये जो एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चंस हैं इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बस आपको लिखना क्या है, या तो अपनी लैंग्वेज में लिखो, इंग्लिश अपनी तरफ से बना के लिखो कि इन सॉसर द टी इज मोर in contact with the outer environment cause it has more surface area than a cup, so rate of evaporation is more, that's why tea makes tea goes quickly in the cold in the saucer rather than the cup। ठीक, सेम थिंग यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हो या फिर क्लॉथ्स ड्राइंग का सीख सकते हो। ठीक, सेकंड का जो चीज़ें डिपेंड करती है वो हमारे पास क्या है जिसपे मेरा एवोपरेशन डिपेंड करता है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर पे सीधी बात है डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर का मतलब क्या कि मैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करूँगा। हम शुरू से पढ़ के आए हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, सिंबल इंक्रीज का है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। मतलब जो पार्टिकल सरफेस पर होंगे, ठीक, तो अगर पार्टिकल मेरा सरफेस पर है और उस पर पहले से ही कुछ कम फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये बल्क में है ना, तो नीचे कम फोर्सेस है, तो जैसे ही मैं हीट बढ़ाऊंगा टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी सरफेस के पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स आसानी से एवापोरेट हो जाएंगे। ठीक, तो हम क्या देखते हैं समर सीजन में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये हमने ऑब्जर्व करी है बात कि हमें पता है कि अगर ज़्यादा देर तक हमने कपड़े रखे तो वो बर्न भी कर सकते हैं, जल भी सकते हैं, उनका कलर फेड हो जाएगा। ये चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं कि समर सीजन के टाइम 1 to 1.5 आवर्स में हमारे कपड़े सूख जाते हैं, जबकि विंटर सीजन में पूरा दिन ऐसे पड़े रहते हैं और वो सूखते नहीं है, है ना। तो उसका रीज़न क्या है कि समर सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो समर टाइम में या समर वेदर में आसानी से कपड़े सूख सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक, तो लिखोगे कैसे मोर द टेम्परेचर रेट ऑफ एवापोरेशन इज मोर। ठीक है, और लेसर द टेम्परेचर लेसर द रेट ऑफ एवापोरेशन। ठीक, अब जो थर्ड कंसेप्ट है वो क्या है हमारे पास, ह्यूमिडिटी। अब ये जो ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो इसके आगे की बहुत सारी चीज़ें हैं वो आसानी समझ में आएगी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। ठीक, डेफिनेशन लिखते हैं, अमाउंट of water vapor present in our atmosphere। ठीक, तो जितना वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो हमारी ह्यूमिडिटी है। अब ये ह्यूमिडिटी की हमने बात करी तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैसे अफेक्ट कर रहा है एवापोरेशन को। अब इसको इस तरीके से समझो कि अगर हमारे पास कोई कार है, ठीक है, अब कार में 4 सीट्स हैं, अब उन चारों जगह पे अगर फील्ड लोग हैं, पहले से ही फील्ड पर्सन है और कोई 5th पर्सन आता है तो वो कहाँ सीटिंग करेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि अब मैं इन पर्सन्स को मान लेता हूँ वाटर वेपर है और मेरी कार क्या है, एटमॉस्फेयर। ठीक, अब अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पहले से ही फिल्ड है एटमॉस्फेयर में तो जो 5th पर्सन है वो कैसे आगे बैठेगा, उसकी प्लेस तो है नहीं कहीं। अब ये मेरा 5th पर्सन एक्चुअली में क्या है कि वो कंटेनर है जहां से एवापोरेशन हो रहा है ना।
अब मेरा वाटर वेपर पहले से ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो मेरा एवापोरेशन का रेट अपने आप डिक्रीज कर जाएगा, है ना। कैसे समझा हमने कि अगर रेनी डे है या फिर विंटर का टाइम है तो उस टाइम पर ह्यूमिडिटी एयर की रेनी डे में ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट है। या फिर जो समर सीजन है जस्ट एंड होने वाली है उस टाइम जो है जो आसपास वाटर वेपर्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट है। अब वाटर वेपर्स अगर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो मेरा जो भी कंटेनर है उससे रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। या फिर मेरे जो क्लोथ्स हैं वो भी सूखने में टाइम लेंगे, क्यों? क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो उसे सूखने नहीं दे पाएगा। कैसे कि पहले से ही जब यहाँ वाटर वेपर इतना सारा है ना, तो जब पहले से इतना वाटर वेपर आसपास है तो इसके अंदर से वाटर वेपर कैसे निकलेगा? क्योंकि क्लॉथ ड्राई करने की बात है तो हमें पता है कि पानी है हमारे क्लॉथ के फैब्रिक में, तो हमें पानी निकालना है, एवापोरेशन करना है। तो वाटर वेपर अगर पहले से ही एनवायरनमेंट में इतने ज़्यादा है तो हमारा जो क्लॉथ का फैब्रिक है वो नहीं लूज करेगा वाटर, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर से हाई से लो में जाता है। तो अगर जो कंसंट्रेशन है तो यहाँ पे हाई होगी और बाहर कम होगी तभी तो हमारा वाटर वेपर बाहर आएगा, ठीक। तो इसीलिए रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज हो जाता है अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। तो मतलब क्या, मोर द ह्यूमिडिटी लेसर इज द रेट ऑफ एवापोरेशन, ठीक है। ठीक, समझ में आई बात कि वाटर वेपर का मतलब जो आसपास एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं, है ना, वाटर वेपर पहले से ही मिला हुआ है। क्योंकि कई बार सन किसी रिवर को या किसी भी वाटर जो कलेक्टिंग एरिया है वहाँ से वाटर वेपर्स एवापोरेट कर देता है तो हमारे एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए एवापोरेशन का रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। अब ये समझ में आ गया। अब लेसर द ह्यूमिडिटी मोर इज द एवापोरेशन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। इसके बाद एक और टर्म आता है विंड का, ठीक है, विंड स्पीड। अब जो ये विंड स्पीड है और ह्यूमिडिटी आपस में इंटरडिपेंडेंट है। किस तरीके से कि अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात कर रहा हूँ तो ह्यूमिडिटी का मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, कितना उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग्स में। अगर अब मैं विंड स्पीड बोल रहा हूँ, मतलब विंड स्पीड मतलब हवा की बहने की जो स्पीड है, जैसे हवा फ्लो कर रही है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर कोई भी क्लॉथ फैब्रिक रखा है सुखाने को, तो जब हवा ब्लो करेगी इसके आसपास क्या थे, वाटर वेपर, है ना। अब जब हवा चलेगी तो हमें पता है कि भले ही हमारा सन ना निकले, सर्दियों के टाइम भी कपड़े सूखते हैं, ठीक। एक तो सरफेस वाला कंसेप्ट समझ में आया। टेम्परेचर तो देखो विंटर में हमेशा कम होता है लेकिन तब भी कपड़े सूखते हैं। हमें पता है अगर हवा चल रही है तो हवा में, हाँ कहते हो, कपड़े डाल के आ जाओ तो मैं हवा में मेरे कपड़े सूख जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हवा फ्लो कर रही है तो इसके आसपास जो भी वाटर वेपर होगा वो उसे दूसरी जगह ले जाएगी। तो दूसरी जगह ले जाने से यहाँ पर जो वाटर वेपर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो जब कंसंट्रेशन कम होगी तो मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो एवापोरेट होने लगेंगे वाटर के, और जो मेरा क्लॉथ है वो सूख जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि टेम्परेचर मेरा ऑलरेडी कम है, विंटर सीजन है, तो इसीलिए विंड स्पीड का सिग्निफिकेंस ये है कि वो एवापोरेशन करने में आसानी करता है। किस तरीके से, वाटर वेपर दूसरी जगह ले जाके, ताकि इसके आसपास ना रहे और पार्टिकल्स की स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दे, ठीक। तो ये 4 फैक्टर थे, इन्हीं के क्वेश्चन आते हैं। जो सरफेस एरिया वाला है उसके क्वेश्चन आते हैं, टेम्परेचर के आते हैं, है ना, ठीक। अब हमारे पास एक टर्म आता है एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका बहुत ही ब्रॉड टर्म है। तो जिस तरीके से हमने समझा था कि एवापोरेशन सरफेस फिनोमेनन है, पार्टिकल डिस्कस करे, तो वैसे ही